हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7 दैट इज ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। अगर मैं बात करूँ यूनिट 7 की तो इसमें आपकी मेन दो ड्रग्स आती है। पहली आपकी है एंटीहिस्टामिन, दूसरी आपकी है एंटीप्यूरेटिक्स। अगर मैं बात करूँ हमको मेनली वो चीज़ पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में हम इन दोनों को पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी जो आपकी यूनिट 6 तक है, मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 अपलोडेड है चैनल पे। प्लेलिस्ट है फार्माकोलॉजी की, तो आपको वीडियो इधर उधर ढूंढने में परेशानी ना हो, इसलिए प्लेलिस्ट आप जाइए। प्लेलिस्ट पे आपको हर एक वीडियो पार्ट वाइज में मिल जाएगी। बुक पीडीएफ अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे। बुक पीडीएफ ठाकुर पब्लिकेशन भी अपलोडेड है, साथ में इमेज पब्लिकेशन की भी अपलोडेड है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली उससे अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो एंटीहिस्टामिन टॉपिक है ये आप पढ़ोगे फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 2 की यूनिट 1 में। उसमें भी एंटीहिस्टामिन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ एंटीहिस्टामिनिक्स तो ये आपका जस्ट अपोजिट वर्क करेगा हिस्टामिन ड्रग के। तो इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज हिस्टामिन एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट वर्क करेगा आपके हिस्टामिन ड्रग के। ये वो एजेंट होते हैं जो एक्शन ऑफ हिस्टामिन के अपोजिट वर्क करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एंटीहिस्टामिनिक्स। ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर। सबसे पहले आपका आएगा H1, फिर H2, फिर H3। जो H1 होता है ये आपका क्लासिकल होता है, मतलब कि मेन होता है, और ये आपका ब्लॉक करता है, और ये आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो हिस्टामिन दिखाएगा उस सबके अगेंस्ट में रह के ब्लॉक करेगा। मेनली हम इसको यूज़ करते हैं एलर्जिक डिसऑर्डर में, ये आपके लिए मेन है। अगर मैं बात करूँ एस्टी एंटागोनिस्ट की, जैसे कि आपके आते हैं सिमेटिडिन, रेंटेडिन, फेमेटिडिन, ये आपके एस्टो एंटागोनिस्ट में आते हैं। ये रिड्यूस करता है आपके सिक्रीशन को। कौन से सिक्रीशन के? आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, जो आपके स्टमक में रिलीज होता है, लाइक HCl सिक्रीशन। तो वो सारी चीज़ें। अब हम इसको यूज़ करते हैं पैप्टिक अल्सर डिजीजेस में। नेक्स्ट आपका आएगा H3। अगर मैं बात करूँ H3 की तो H3 आपका इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता है एज़ कम्पेरिजन टू H1 एंड H2, बट आप इसको एज अ थेरेपेटिक भी नहीं यूज़ करते, बट आप इसको बस मतलब ये एज अ कंडीशन में यूज़ करोगे जिसमें आपको जो CNS, जो आपका मेन सिस्टम होता है CNS का, उसमें जब आपको न्यूरॉन्स को कंट्रोल करना होता है जिससे वो रेगुलेट हिस्टामिन करता है, उसके जस्ट अगेंस्ट में आप वर्क करोगे तब आप H3 का यूज़ करोगे। लेकिन मेन H3 आपके CNS में यूज़ होती है, वो भी ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म के द्वारा। सो ये एक ओवरव्यू था, मतलब एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि एंटीहिस्टामिनिक्स क्या होता है। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे H1, फिर हम पढ़ेंगे H2, फिर हम पढ़ेंगे H3। और एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपको इसको ऐसे डिटेल में लिखना है। अगर मैं बात करूँ इन तीनों में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका H1 होता है। सो हमें स्टार्ट करते हैं H1 एंटागोनिस्ट से। अंटिल द डिस्कवरी ऑफ H1 रिसेप्टर ऑन अदर हिस्टामिन रिसेप्टर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। तो आपको क्लियर हो जाएगा जो H1 एंटागोनिस्ट है उसको हम लोग एंटीहिस्टामिन क्यों कहते हैं। इसका मेन क्या होता है कि ये इनहिबिट करे आपके रिसेप्टर को, उस रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं H1 रिसेप्टर। ये बाकी और अदर हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेगा, सिर्फ ये एक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा जो कि आपका है H1 रिसेप्टर। साथ में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हिस्टामिन अफेक्ट होता है वो आपका कौन कर रहा है? H1, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिजियोलॉजिकल में, आपकी एड्रेनलिन आती है और आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो जस्ट उसको अपोजिट आपका H1 वर्क करेगा। तो ये रिवर्स में किसके वर्क करेगा? इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन के। तो हिस्टामिन क्या कर रहा था? ब्रोंकोडायलेशन कर रहा था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था। ये आपका कहाँ से रिलीज होगा हिस्टामिन? तो हिस्टामिन आपका रिलीज होता है मास्ट सेल से। अब ये मास्ट सेल्स आपको पता है आपकी बॉडी में, और लेकिन हम लोगों को उसको रोकना है, तो ये आपका ब्लॉक हो जाएगा क्रोमोलिन, सोडियम और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के द्वारा। तो कभी कभी क्या होता है हम लोगों को पता नहीं होता कि हिस्टामिन आ
मारा, लेकिन हिस्टामिन हमने ब्लॉक कैसे करा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे आपके बॉडी में ब्लॉक है। जो H1 रिसेप्टर होता है वो ट्रीटमेंट करता है आपके एलर्जिक डिसऑर्डर्स का। तो जितना भी आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स बॉडी का रहेगा, जो भी डिसऑर्डर्स रहेंगे, उसका मेन आपका कौन रिसेप्टर करता है, तो H1 करता है। अगर आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने H1 एंटागोनिस्ट में यही बताया था कि ये अगेंस्ट रहेगा दो काम इसके। ये एक तो अगेंस्ट रहेगा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, दूसरा इसको हम लोग यूज़ करते हैं मेनली एलर्जिक डिसऑर्डर्स में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट है, सेकेंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में सिर्फ एक मेन डिफरेंस आता है कि जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स होती हैं वो क्रॉस कर लेंगी ब्लड ब्रेन बैरियर को, लेकिन सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स नहीं क्रॉस कर पाएंगी। और अगर ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करके वो आपके ब्रेन तक पहुँच गई हैं तो वहाँ पर वो ड्रॉजीनेस प्रोड्यूस करेंगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और पहली चीज़, ये क्रॉस कर लेगी, ये क्रॉस नहीं कर पाएगी। जो क्रॉस नहीं कर पाया तो वो तो ड्रोजीनस प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा। जो क्रॉस कर लिया है वो आपको ड्रोजीनस भी प्रोड्यूस करके दिखाएगा। अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन की तो फर्स्ट जनरेशन में आपके जो सब में होता है वो उसमें आपका 7 डिवाइड होता है। आपको 7 के जो मेन क्लासिफिकेशन के नाम ये 7 हैं, ये आपको याद करने हैं। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को स्पेलिंग में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक बार इसको लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग इसकी इंपॉर्टेंट होती है। आप ये सारे क्लासिफिकेशन के साथ नाम लर्न करेंगे, प्लस एग्जाम्पल में कोई एक ड्रग लर्न करेंगे जो आपको इजी लग रही है। मतलब कि जो भी आपको ड्रग इजी लग रही है एज कंपेरिजन टू आपके बुक में या फिर आपके नोट्स में, आप उसको लर्न कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जनरेशन में आपका पहला आता है इथेनॉल अमाइंस। इथेनॉल अमाइंस आपका फर्स्ट आता है और इसका एग्जाम्पल आपका है डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से एग्जाम्पल लर्न कर रहे हो, बट आपको एक एग्जाम्पल तो मेंशन करना है। आपको लर्न करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ने से, रीड करने से एग्जाम तक नहीं याद रहती। इसमें आप जब तक ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर पे आता है इथाइलिन डाइअमाइंस। तो इसमें आप एग्जांपल लर्न कर लीजिए पायरे अमाइन मेलेट। नेक्स्ट आपका अल्काइल अमाइंस आता है, फिर आपका आता है पिपराजीन, फिर आपका आता है पिपरीडीन्स, फिर आपका आता है फिनोथियाजीन्स, फिर आपका आता है ट्राईसाइक्लिक डाइबेंजोपेंस। तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल लर्न कर सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट हो वो, बट आपको जो क्लासिफिकेशन का एक एक पॉइंट है वो आपको एज इट इज लिखना होता है। सेकेंड जनरेशन में आपका आता है अल्काइल अमाइन, पिपराजीन और फिर थैलाजियंस, फिर आपका आएगा पिपरीडीन्स। तो ये आपके क्लासिफिकेशन आते हैं सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन के अंदर आपके 4 में आते हैं। हिस्टामिन रिसेप्टर क्या, आपको सब टाइप रिसेप्टर्स पता होना चाहिए, कहाँ साइट क्या उनके फंक्शंस है वो पता होना चाहिए। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठाकुर बुक में नहीं है लेकिन ये आपके मेंशन है एएमएस पब्लिकेशन बुक में। तो क्लासिफिकेशन के बाद में आप ये टेबल को बनाओगे। इस टेबल में आपकी हेडिंग रहेंगी कि ये सब टाइप रिसेप्टर्स है हिस्टामिन के, फिर आप लिखोगे कहाँ प्रेजेंट होते हैं साइट, फिर उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, आप उसको मेंशन करेंगे। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले हम लिखेंगे रिसेप्टर्स। तो आपके रिसेप्टर होते हैं H1, H2, H3, H4। आप पाथवे मत फोकस करिए, आप सिर्फ रिसेप्टर देखिए। तो आपका पहला रिसेप्टर H1, H2, H3, H4। ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है H1। आपका H1 एलर्जिक डिसऑर्डर्स में होता है। एक पॉइंट आपको याद है ना, तो आपके हार्ट में है, ब्रेन में है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्मूथ मसल्स में, आपके स्किन में, आपके ब्लड वेसल्स में है, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में है। तो इतनी जगह आपका H1 रिसेप्टर पाया जाता है। हार्ट और ब्रेन में अलर्टनेस का काम करता है। स्मूथ मसल्स आपके क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। स्किन में अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन होती है तो क्या होती है, इचिंग होती है। ब्लड वेसल्स में वेसल्स का डायलेशन होता है। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, आपका बीपी एकदम से घट सा जाता है। तो H1 में अगर आपको साइट पता है तो आप फंक्शन तो अपने आप से प्लान कर सकते हो। फिर आपका आता है H2। H2 आपका पाया जाता है हार्ट में, न्यूट्रोफिल्स में और बेसनोफिल्स में। इसका मेन फंक्शन होता है ल्यूकोसाइट को मॉड्यूलेट करना। पैराइटल सेल ऑफ जीआईटी में भी पाया जाता है। जीआईटी में पाया जा रहा है, इसका मतलब सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। फंक्शन क्लियर हो गया। H3 आपका प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर में पाया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है, प्री साइनेप्टिक याद आया कुछ, H3 रिसेप्टर दैट इज H3 एंटागोनिस्ट।
एस3 एंटागोनिस्ट जो कि प्री सिनेप्टिक पे रहता है। तो मेन इसका काम क्या होता है कि हिस्टामिन का रिलीज ना हो सके उसको इनहिबिट करे। फिर आपका आता है H4 आपका पाया जाता है ब्लड में, मास्ट सेल्स में, ईसिनोफिल्स में, मोनोसाइट्स में। तो इसका मेन काम क्या होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन को मॉड्यूलेट कर सके। तो ये आपका क्या होगा, सब टाइप्स आगे आपके रिसेप्टर्स के जो कि H1 H2 H3 H4 होते कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपने साइट लिख दिया, साइट लिखने के बाद आपने फंक्शन लिख दिया। तो इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे अपने क्लासिफिकेशन लिखने के बाद। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अगर मैं बात करूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो H1 आपका जो रिसेप्टर होता है हिस्टामिन का वो ब्लॉक कर दिया जाएगा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के द्वारा। इसमें आपके दोनों जनरेशन्स की ड्रग आ सकती है, फर्स्ट जनरेशन की भी, सेकेंड जनरेशन की। इनकी बाइंडिंग फर्स्ट जनरेशन की आपकी जो होती है वो आप देखने को पाओगे सेंट्रल में और पेरिफेरल में। साथ में जो आपकी सेकेंड जनरेशन की होगी वो सिर्फ और सिर्फ आप पेरिफेरल में मतलब देखोगे। इसमें आपको सेडेटिव इफेक्ट कम देखने को मिलेगा सेकेंड में, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं करती है क्रॉस। लेकिन फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स में आपको ज़्यादा ड्रोजिनस देखने को मिलेगा, ज़्यादा सेडेटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है। अब हम इसके एक्शन को देखेंगे हर एक उसमें। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट। तो आपको पता है जो हिस्टामाइन होता है वो आपका डायलेशन करता है कैपिलरीज का, आपके बीपी को डिक्रीज करता है, आपके एलर्जिक रिएक्शन, इचिंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ये सारी चीज़ें आपको पता है क्योंकि अभी हमने फंक्शन पढ़ा। लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग ब्लॉक करा देंगे किसके द्वारा, H1 एंटीहिस्टामिनिक्स के द्वारा। H1 एंटीहिस्टामाइन भी आप बोल सकते हैं। इसमें एनाफाइलेटिक शॉक आपका पार्शली प्रिवेंट होता है एंटीहिस्टामिन के द्वारा ही। ये क्या करता है, मेनली ब्लॉक करता है और इससे कोई भी एलर्जिक होगा तो वो एलर्जिक रिएक्शन जो भी हो रहे हो उसको भी देख लेगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, जो अस्थमा की कंडीशन में आपका ल्यूकोट्रीन एंड जो आपका PAF होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट मीडिएटर्स बन जाता है, और ये आपका कंट्रोल भी नहीं होता अकेले एंटीहिस्टामिन से। इसमें आपको S1 ब्लॉकर की ज़रूरत होती है जिससे कोई भी सिक्रीशन, कोई भी इफेक्ट आपकी बॉडी पे ना हो। नेक्स्ट आपका आता है एंटी एलर्जिक रिएक्शन। तो आपको पता है जो भी एलर्जिक रिएक्शन आप देख रहे हो आपके स्किन में हो रहा है या फिर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रहा है, तो ये सब आपके H1 हिस्टामिन के द्वारा देखा जाता है। लेकिन जब हम लोग H1 एंटागोनिस्ट लेंगे तो वो क्या करेगा, पार्शली मतलब कि इन लोगों को पार्शली ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करने का इनके हर एक को क्या कर देगा, मीडिएटेड हिस्टामिन से रेगुलेट फैक्टर्स को रोक देगा। इफेक्ट ऑफ CNS पे रहेगा। CNS में आप पहले चीज़ तो इसका आपको डिपेंड करता है कि क्रॉस कर रहा है ब्लड ब्रेन बैरियर को या नहीं कर रहा है। अगर क्रॉस करेगा तो इसका इफेक्ट ज़्यादा आता है, नहीं क्रॉस करता तो इसका इफेक्ट कम आता है। फोर्थ पॉइंट पे आता है एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। एंटीकोलिनर्जिक एक्शन में जो H1 एंटाहिस्टामिन है वो आपका एज अ एक्ट करता है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट की तरह। तो ये एजेंट अब आपको काम पता चल गया कि ये सिक्रीशंस को डिक्रीज कर देगा आपके माउथ्स में, आपके रेस्पिरेटरी में, आपकी GI में। तो ये कभी कभी आपके ट्रीट करने के में भी हेल्प करता है, जैसे कि आपको मोशन सिकनेस है या फिर आपको कोई अलग डिजीज़ है लाइक पार्किंसन। फिर आपका आता है एंटी एमेटिक या एंटी ट्यूसिव एक्शन। अगर मैं बात करूँ, कभी कभी वॉमिटिंग आपको मॉर्निंग सिकनेस मतलब देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है वॉमिटिंग आपको मॉर्निंग में आएगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। तो इसमें क्या होता है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके इसको आप ट्रीट कर सकते हो और ये इफ़ेक्टिव रहता है क्योंकि ये प्रिवेंट कर लेता है। लोकल एनेस्थीसिया इफेक्ट में भी आपका आता है। कुछ एंटी हिस्टामिन को हम लोग लोकल एनेस्थीसिया इफेक्ट के लिए भी एम्प्लॉय में यूज़ कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए, क्योंकि ये आपके जो मतलब कि BP है उसको मेंटेन करके कंट्रोल कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायलेशन कर देता है वेसल्स का। नेक्स्ट आपका आता है इंडिकेशंस। आप किन किन कंडीशन में यूज़ करोगे अपने ड्रग्स को। तो आपका कोई भी एलर्जिक डिसऑर्डर है तब आप यूज़ करोगे। आप एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी यूज़ कर सकते हो, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी आप यूज़ कर सकते हो, आप सेडेटिव में यूज़ कर सकते हो, आप पार्किंसन कंडीशन में यूज़ कर सकते हो, वर्टाइगो में यूज़ कर सकते हो, मोशन सिकनेस में यूज़ कर सकते हो और अदर कंडीशन ये आपने अभी पढ़ा कि एंटी ट्यूसिव, मतलब ये आपका कोल्ड में भी काम आएगा तो उसको आप एज अ कफ सिरप भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे इंडिकेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि हम लोग इसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपके एग्जाम में ये कम मार्क्स में क्वेश्चन है तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैं करना क्या, तो आपको सिर्फ हेडिंग डालनी होती है, तब आपको इसको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं करना होता है। लेकिन ये आपका जब भी ज़्यादा मार्क्स में आए
तो आपको हर एक को एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के। तो आपको कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलेगा इस ड्रग के बाद। तो आपको सीएनएस में देखने को मिलेगा। सीएनएस में आपको फटीग होगा, जो आपका कंसंट्रेशन वो एकदम से आपका गिर जाएगा। आपको सेडेशन होगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एंटी मस्कैरिन इफेक्ट पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपके माउथ है वो ड्राई हो जाएगा, आपके विजन ब्लड विजन हो जाएंगे और आपका नोज़ भी क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपका बीपी एकदम से गिर जाएगा, हाइपोटेंशन कंडीशन आएगी और पाल्पिटेशंस होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट इफेक्ट की, तो वो आपका आएगा टेराटोजेनिक इफेक्ट। ये आपको तब देखने को मिलेगा जब पेशेंट जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी वजह से फीटस में कोई प्रॉब्लम है, तब हम लोग कहते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। ये आप पढ़ोगे जेनेटिक्स में जब आप डिस्मॉर्फिज्म पढ़ोगे, डिस्मॉर्फिज्म का मेन कॉज टेराटोजेनिक इफेक्ट ही होता है। नेक्स्ट होता है ओवरडोज इफेक्ट। ओवरडोज की वजह से क्या होगा, तो आपका सेंट्रल एक्साइटेशन होगा, आपको कन्वर्जन्स आएंगे, फ्लशिंग होगा, बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा और आपको कभी कभी इसमें एकदम से सिस्टम फेलियर देखने को मिलेगा, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर हो गया या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फेलियर हो गया। तो उसके बाद में जब ऑर्गन फेल हो गया, तो आपकी बॉडी में फंक्शनिंग ही नहीं हो पा रही, वर्किंग ही नहीं हो पा रही है, तो एट लास्ट कंडीशन क्या डेवलप करेगी, डेथ की डेवलप करेगी। नेक्स्ट आपका आता है S2 एंटागोनिस्ट। अगर मैं बात करूँ S2 की, तो ये आपका सबसे पहले इसमें आता है कौन सा ड्रग है, तो इसमें सिमेटेडिन आती है, रेंटेडिन आती है। तो ये मेन अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट एजेंट होती है जो आप यूज़ करते हो S2 ब्लॉकर में, वो आपकी है सिमेटेडिन। ये आपकी प्रोटोटाइप ड्रग आती है किसमें, S2 एंटागोनिस्ट में। सो ये S2 हिस्टामाइन रिसेप्टर जो होते हैं वो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पैराइटल कॉल लिखा है लेकिन ये पैराइटल सेल्स है, ओके। पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करने का मेन मोटो क्या होता है कि इनका सिक्रेशन कंट्रोल हो जाए। हम लोग इसको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कंडीशन में मेनली यूज़ करते हैं। ये एक्टिवेट होने के बाद में जो आपका हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस जो आपका प्रोटॉन पंप है, उस पर ये प्रिवेंट करते हैं कि इससे आपका कंट्रोल हो जाए। मेन काम क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोजन, जो आपका एचसीएल सिक्रेशन है, वो आपके स्टमक, आपके ल्यूमेन में बहुत ही कम होने की वजह से आप जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो क्या रहे, सेफ रहे। नेक्स्ट आपका आता है एक्शन। अगर मैं बात करूँ एक्शन की, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन में इसका मेन प्रिंसिपल होता है, क्योंकि ये आपके ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने के बाद में जो आपका स्टमक है, स्टमक में जो आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन वो आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो इसमें आपका सिक्रेशन पूछा जाए तो आपका पैप्सिन एकदम से डिक्रीज कर देता है, आपके गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम कर देता है, जिसमें मेनली आपका HCl होता है। तो इसके अफेक्ट से ही आप हील कर सकते हो अगर आपकी कोई भी म्यूकोसल लाइनिंग की डैमेजिंग है। सबसे ज़्यादा डैमेजिंग आपको पेप्टिक अल्सर में देखने को मिलती है। अदर एक्शन क्या है, जो आपका S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, कोई भी अफेक्ट नहीं करता है H1 पे, उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका रूट H2 है तो आप क्यों H1 पे अफेक्ट करोगे, तो मेन आप H2 हो तो आप H2 पे अफेक्टेड रहोगे, H2 पे वर्क करोगे, H1 से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट ये अगर मैं बात करूँ अदर एक्शंस में, तो ये मेटाबोलाइज करती है एंजाइम्स को जो आपके प्रेजेंट होते हैं लीवर में, और जो आपके इनिबिट कर देता है ड्रग सिमेटेडिन के द्वारा। इंडिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो आप S2 एंटागोनिस्ट कब यूज़ करोगे, जब आपके स्टमक में बहुत ही ज़्यादा HCl हो, मतलब कि आपके स्टमक में, आपके गैस्ट्रिक रीजन में हाइपर एसिडिटी हो, तब आप यूज़ करोगे। हाइपर एसिडिटी की कंडीशन कब डेवलप होती है, जब आपके स्टमक में अल्सर है या फिर आपको ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, तब आप इन सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए S2 एंटागोनिस्ट ड्रग का यूज़ करोगे। अदर कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो कोई कभी कभी क्या होता है, आपको रिफ्लेक्स जनरेट हो जाता है, रिफ्लेक्स होगा, ओसोफेजाइटिस रिफ्लेक्स होगा, या फिर स्ट्रेस अल्सर है, तब आप इसका यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मेल्स में आपको इम्पोटेंसी देखने को मिलेगा, गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा, और आपको CNS में हेडेक, डिजीनेस, GIT इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, लाइक कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग। नेक्स्ट आपका आता है H3 एंड H4 एंटागोनिस्ट। अगर मैं बात करूँ H3 की, तो जिसमें आपका है थियोपेरामाइड और सिलोप्रोपिड, यह आपके दो आइडेंटिफाई हुए थे H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में। ये आपके यूजफुलनेस में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका एजेंट अभी तक क्लियर नहीं है।
एस3 रिसेप्टर आपका प्रेजेंट कहाँ होता है, जो आपका ब्रेन में प्री सिनेप्टिक है वहाँ पे। यह आपका मेनली यूज़ होता है कोई भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लिए। जो आपका एस3 एंटागोनिस्ट है ये जस्ट अपोजिट रहेगा और ये आपके इम्प्रूव करेगा अटेंशन को, लर्निंग को, वीकनेस को। कभी कभी ओवरडोज, सेडेटिव और कन्वर्शन भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है H4 रिसेप्टर। H4 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका पाया जाएगा मास्ट सेल में, बेसिनोफिल्स में, इओसिनोफिल्स में, मतलब कि ये आपका पाया जाएगा ब्लड वेसल्स में, जिसको हम लोग हीमोपोएटिक सेल्स भी कहते हैं। ये मेन आपके इंटेस्टाइन के इन्फ्लामेशन में काम आएगा। जस्ट अपोजिट इसके रखना है तो हम लोग उसके सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट लेते हैं जिसका नाम होता है JNJ 7777710120। अगर इसका नाम कहा जाए तो इसका आता है 1, फिर आप लिखेंगे 5 क्लोरो 1 इंच इंडोल 2L, फिर आप लिखेंगे कार्बोनिल 4 मिथाइल पिपराजीन। ये आपका एक सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है। ये आपका एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो मास्ट सेल्स में इन्फ्लामेशन के टाइम पे करेगा। ये आपके यूजफुल होता है इन्फ्लामेशन कंडीशंस में, लाइक एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, रूमेटाइड अर्थराइटिस एक्सेट्रा। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्राइंडिकेशन की तो तीनों के लिए, H1 के लिए भी, H2 के लिए भी, H3 के लिए भी। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, जो भी लैक्टेटिंग वुमेन है, उनमें ये ड्रग क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जिस भी पेशेंट को रेनल या फिर हेपेटिक इम्पेयरमेंट, मतलब कि किडनी या लीवर में कोई भी डिसफंक्शनिंग है, तो उसमें हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि इसका मेन इफेक्ट इसके मेटाबॉलिज्म पे जाएगा। नेक्स्ट एरिथमिया, मतलब कि अगर पेशेंट को कोई भी कार्डियक रिदम प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी हम नहीं देते हैं। फिर आपका आता है ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन आपका पहला आता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। जो आपके डाइफेनहाइड्रामीन है ये आपका कॉज करता है एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, लास्ट लॉन्गर, ये आपका मोनोअमाइन इनहिबिटर रहता है। नेक्स्ट आपका आता है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल या फिर एरिथ्रोमाइसिन के साथ, तो ये आपका जब करोगे तो ये आपका बहुत ही हाई रीच बन जाएगा और डेंजरस रहेगा आपके जब आप इनके इंट्रैक्ट में वर्क करोगे। नेक्स्ट आपका आता है रोल ऑफ नर्स, और मुझे ऐसा लगता है कि रोल ऑफ नर्स तो हर एक स्टूडेंट लिख सकता है क्योंकि उसने अभी तक, मतलब अगर फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा उसमें रोल ऑफ नर्स पढ़ा है, सेकेंड सेमेस्टर पढ़ा है फिर रोल ऑफ नर्स पढ़ा है, थर्ड सेमेस्टर में AHN में था रोल ऑफ नर्स पढ़ा है, तो फोर्थ सेमेस्टर में जितना भी आपको रोल ऑफ नर्स आ रहा है रिगार्डिंग टू फार्माकोलॉजी, आपको वो सारे पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं। और अगर आप पॉइंट्स बना रहे हैं तो पॉइंट्स कोशिश करिएगा स्मॉलर हो, बुलेट्स में या फिर एरो करके हो। पैराग्राफ में रूल कभी मत लिखिएगा, पॉइंट कर दीजिएगा, नंबरिंग कर दीजिएगा, रोमन नंबर लिख दीजिएगा, ABCD लिख दीजिएगा, बुलेट्स बना दीजिएगा, एरो बना दीजिएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन आंसर आपको लाइन वाइज देना है। कभी भी देखिएगा रोल ऑफ नर्स इस तरीके से दिया जाता है, पैराग्राफ में कभी मत देना, और कोशिश करना कि आपके जो पॉइंट्स हो वो छोटे छोटे हों। ऐसा नहीं है कि उसी पॉइंट में आपने सारा रोल बता दिया, राइट। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। रोल ऑफ नर्स अच्छे से लिखना है, डिटेल में लिखना है। आप अगर चाह रहे हैं तो इसको पहले प्रेजेंट कर सकते हैं, फिर आप इसको लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आपके पास टाइम हो, जैसे आपके पास हो, वैसे आपको करना है। नेक्स्ट आपका आता है एंटीप्यूराइटिक्स ड्रग। तो ये आपके प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म रिलीफ फ्रॉम डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस क्या होता है, जिसमें स्किन में आपको रैशेस, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ये आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स है, ये आपको पॉइजन की वजह से या फिर किसी के इंसेक्ट बाइट की वजह से देखने को मिलता है। ये ड्रग आपको फ्रीडम देती है इचिंग से, जो आपको इचिंग हो रही होगी स्किन में। नेक्स्ट इसमें आपके इसमें नेक्स्ट आपके 4 रहते हैं, जैसे कि आपको ये लोकल एनेस्थीसिया देगा, ये आपके लाइक बेंजोकेन, और ये ड्राइंग सब्सटेंस में रहेगा लाइक कालामीन। एग्जाम्पल आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन, ये आप इसको एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले सकते हो जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फिर आप सिस्टमिक एंटाहिस्टामिन भी ले सकते हो एज ओरली। अगर मैं बात करूँ इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो बुक में नहीं दे रखा, लेकिन हम आपको बता देते हैं एज ए सिंपल। एंटाहिस्टामिन ये आपका रिड्यूस करेगा इचिंग और इन्फ्लामेशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपका रिड्यूस करेगा इन्फ्लामेशन। आपका जो काउंटर इरिटेंट होता है वो आपका कूल सेंसेशन प्रोवाइड करेगा। लोकल एनेस्थीसिया आपका प्रमोट करेगा सेंसेशन लॉस को। आपका इम्यूनोमोडुलेटर सप्रेसर्स होते हैं, जो आपके एग्जांपल्स होंगे टेक्रोलाइमस, जो कि आपको क्या करेंगे, कंट्रोल करके देंगे। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्किन में रैशेस, इरिटेशन हो सकता है, बर्निंग या फिर स्टिंगिंग सेंसेशन रहेगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स रहेगा। जो भी
चाइल्ड है उसको पैराडॉक्सियल एलिग्रेशन या फिर सेडेशन रहेगा इस ड्रग के यूज़ के साथ। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अगर वुंड आपका ओपन है, आपकी हीलिंग नहीं हो पा रही है तब, और इसको आप ट्रीट करोगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसके लिए, एंटीपिरेटिक्स ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट आपका आता है कि आप इसको सस्टेन्ड यूज़ पे नहीं यूज़ करोगे। अगर आपके एलर्जिक है तो आप केन्स को यूज़ नहीं करोगे, लाइक बेंजोकेन एग्जाम्पल। फिर आपका आता है कॉमन मेडिकेशंस जो आप यूज़ करोगे। कॉमन मेडिकेशन, उसके डोज, उसका रूट, उसका यूज़ जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मेरी मानेगा आप कोई भी 5 ड्रग जो आपको एकदम सिंपल लग रही है वो आप लर्न कर लीजिएगा। स्टार्टिंग के 5 तो एटलीस्ट लर्न ही कर लीजिए, राइट। उसके बाद में आता है अज़ेटाडीन। आपका डोज क्या है, 1 to 2 mg। रूट क्या है, ओरल, और यूज़ क्या है, एलर्जिक डिसऑर्डर। अगर मैं बात करूँ ज़्यादातर आपका एलर्जिक डिसऑर्डर रहेगा, आपकी सीजनल में सिर्फ आपकी लोटाडीन हो गया, और ये आपने बहुत देखी होगी वार्ड में, क्योंकि मैंने वार्ड में देखा है कि कोई भी ऐसा एलर्जिक वाला होता है और कॉमन कोल्ड के साथ में भी, तब हम लोग इसको ईजिली दे देते हैं। इसका डोज रहता है 10 से 20 mg। तो बाकी आप इसमें से कोई भी 5 ड्रग लर्न कर लेंगे विद डोज, विद रूट, विद यूजेस, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई, ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इंटीग्रेटरी सिस्टम। अदर देन दिस आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। और आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट या यूनिट रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।